हाँ सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि जब कंटेनर में पानी को रख के कंटेनर को घुमाओगे तो कंटेनर का शेप एक ग्रीन वाले जैसा हो जाएगा। और इसका जो शेप बनता है वो बेसिकली पैराबोलिक बनता है। तो अभी हम पहले ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो इसका शेप आएगा वो पैराबोलिक होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमने ऐसा शेप ले लिया और एक पॉइंट आर्बिट्री पकड़ लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। इस मॉलिक्यूल पे लगने वाला जो फोर्स आएगा, एक तो नॉर्मल आएगा और एक उसका वेट आएगा। क्योंकि पूरा बॉडी कंप्लीट सर्कल में जा रहा है तो ये पॉइंट भी सर्कल में जा रहा होगा, और ये जिस सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस ये है। तो रिजॉल्व अपने को यहाँ पे करना होगा एन को। एम जी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, लेकिन दिक्कत एक और भी है। दिक्कत एक और है कि अपने को ये वाला एंगल भी नहीं मालूम है। मैंने इस एंगल का नाम थीटा कर दिया है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो एन का इधर वाला कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, एन का इधर वाला कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। यानी ये जो एन साइन थीटा है ये इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन देगा। यानी एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका आर जो होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये पूरा डिस्टेंस और वही उसका रेडियस है, तो वो लिख दिया हमने। और साथ में जो एन कॉस थीटा आएगा वो उसके वेट को बैलेंस करेगा। यानी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। लेकिन एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि tan थीटा अपने को नहीं पता है। तो हमें हर हाल में tan थीटा की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब tan थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो इस पॉइंट पे tan थीटा को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड dy by dx इज ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। यहाँ से देखो dy निकाल लेते हैं तो dy की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इंटू डी एक्स। और इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। जब x की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे इसको मैंने ओरिजिन माना हुआ है, तो जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू भी जीरो है। और जब x की वैल्यू x होगी तो y होगा। तो हम ये लिख पाएंगे y माइनस जीरो ओमेगा स्क्वायर बाई जी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आने का मतलब है कि ड्यूरिंग रेवोल्यूशन जो पानी का फ्री सरफेस होगा ये वाला, उसका जो शेप आएगा वो पैराबोलिक होगा। अरे बात समझे क्या? कि जब भी पानी को कंटेनर में रख के कंटेनर को घुमाओगे तो हमेशा ध्यान रखो उसका शेप बनेगा पैराबोला। अब वो पैराबोला कैसा कैसा हो सकता है देखो। जैसे इस इक्वेशन को ध्यान रख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। अब कुछ इसका इंटरेस्टिंग केसेस बताते हैं देखो। जैसे अभी हमने क्या सीखा, अगर कोई कंटेनर है तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो पानी का शेप ऐसा हो जाता है। कई बार आपसे पूछ लेगा बताओ कि
पानी का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो अभी हमने देखा है जो कि जो पैराबोला बनेगा उसका इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ का अगर हमको निकालना है, सपोज करो y निकालना, और इसको ओरिजिन हमने माना हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू अगर निकालनी है तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे r डाल दो। तो x की वैल्यू को r डाल के जब y निकालोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा, देखो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। यानी कंटेनर में जो लिक्विड का मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है और जो मिनिमम हाइट वाला पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। लेकिन मान लो कंटेनर कल को ऐसे रोटेट नहीं हो रहा है, कल को ऐसे रोटेट हो रहा है, एकदम सिमेट्रिकल रोटेट नहीं होके मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। सपोज करो ये L/4 है और ये 3L/4। बनना तो अभी भी इसको पैराबोला ही है, बस पिछले बार सिमेट्रिकल था तो सिमेट्रिकल पैराबोला, इस बार अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल पैराबोला। इस बार जो पैराबोला आएगा वो ऐसा नजर आएगा। अगर ये पूरा होता तो बनता तो सिमेट्रिकल पैराबोला, कि इधर इधर जगह अलग अलग है तो सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा, पानी का शेप ऐसा दिखेगा। फिर क्वेश्चन में आएगा, बताओ कि दोनों के हाइट का डिफरेंस बताओ जी, ये वाला। तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करना है, देखो, इस पॉइंट का हाइट निकालने के लिए जहां जहां एक्स आ रहा है वहां -L/4 डाल दो। जहां जहां पे आ रहा है तो वहां -L/4 डाल दो, तो आपको ये वाला हाइट मिल जाएगा। y1 की वैल्यू निकाल लो, तो y1 आ जाएगा -L/4 डालने से, देख लो, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 32g। और ये वाला अगर y2 निकालना है आपको, ये तो ओरिजिन होगा ही होगा, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 3L/4 डाल दो। ओमेगा स्क्वायर 9 ऐसा बाई 32। आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस का मतलब हो गया y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 करोगे तो देख लो आ गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4g। देखो तो वही आ रहा है क्या? अरे देख, वही आ रहा है क्या? जैसे मान लो कल को अगर कंटेनर ऐसे घूमने लगे, इस बार मान लो मैंने कंटेनर को इसी एक्सिस के अबाउट हमने घुमाना शुरू कर दिया, तो पानी का शेप कैसा बनेगा, निकालो जरा। पानी का शेप कैसा बनेगा? डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा, फाइंड करो जरा, क्या आता है। पानी का शेप कैसा नजर आएगा? नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो होगा ही नहीं, शेप तो हमेशा ही पैराबोला बनेगा, और कोई शेप बनता ही नहीं है। बनेगा तो पैराबोला, लेकिन पैराबोला बनेगा कैसा? डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम क्या होगा, वो सब निकालो। हाँ, पैराबोला का सिर्फ एक साइड ही होगा। यानी इस बार जो पैराबोला होगा वो अपने को ऐसा दिखाई देगा, ऐसा।
तो हाइट फिर से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ के लिए तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको जीरो डाल दो, और वहाँ यहाँ के लिए एल डाल दो, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या? बताओ। मतलब कंटेनर में पानी हो, अगर वो जैसे मान लो कभी कभी ऐसा हो जाएगा, ये क्या करेगा, कंटेनर नहीं देके ऐसा ट्यूब दे देगा। कंटेनर नहीं देके ऐसा ट्यूब दे देगा, और ट्यूब में क्या किया, मान लो पानी वानी भर दिया, और लगे इसको रोटेट कराने। मान लो ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ये L/3, ये 2L/3। तो एक बात समझ में आ रहा है मुझे, एक बात बताओ, लिक्विड का हाइट लेफ्ट में ज्यादा होगा या राइट में, जल्दी बताओ। ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, तो बताओ मुझे कि लिक्विड का हाइट लेफ्ट वाले साइड ज्यादा होगा या राइट वाले साइड? हाँ जी बताओ। नहीं अनुष्का, राइट। हमने पढ़ा है ना कि y की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो जिसका x जितना बड़ा होगा उसका y उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर कंटेनर में पूरा पानी होता, उसका शेप नजर आता ऐसा, देखो बना रहे, ध्यान से देखना, और इधर भी आता। लेकिन दिक्कत है कि पानी अपना इधर तो है ही नहीं, यहाँ और यहाँ। तो पानी एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा। देख लो, अगर हमको ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला का नाम मैंने y2 रखा है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 12/3 डाल दो, तो y2 निकल आएगा। तो y2 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इतना बाई 18g। वैसे अगर आपको y1 चाहिए, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे -L/3 डाल दीजिए, ये y1 निकल आएगा। और एक बार y1 आ गया, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 18g। तो कई बार पूछ लेता है, बताओ जी दोनों के हाइट में डिफरेंस कितना होगा, मतलब डेल्टा वाई कितना होगा। तो अगर आप डेल्टा वाई निकाल लो, तो डेल्टा वाई आपको मिल जाएगा y2 माइनस y1, यानी 3 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 18g। यानी आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 6। मतलब कंटेनर घूमा तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अरे बोलो, क्लियर है क्या? लेकिन मान लो कंटेनर को अगर हम इस वाले एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो क्या होगा? अब तो आपको फील आना चाहिए फटाफट।
वैसे तो ये वाला फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको पढ़ना है, यही पढ़ा दिए। देखो, अगर मिड पॉइंट के अबाउट घुमाओगे तो किस साइड लिक्विड का हाइट ज्यादा होगा, बोलो तो। अगर मिड पॉइंट के अबाउट घुमाया जाए तो किस साइड लिक्विड का हाइट ज्यादा होगा? हाँ, इस बार एकदम लिक्विड का हाइट सेम रहेगा, यानी ऐसा दिखेगा। मतलब कंटेनर को ऐसा फील होगा कि पूरे कंटेनर में पानी है, लेकिन है नहीं ना। बाकी का हिस्सा बना लो, बीच का हिस्सा छोड़ दो, तो ऐसा दिखेगा। इस बार डिफरेंस जो है पानी के हाइट के कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे याद करो, काइनामेटिक्स पढ़ाते वक्त हम एक बात बताए थे आपको कि एक बॉडी अगर यहाँ से आप एक बॉडी को अगर छोड़ दो एच हाइट से विथ यू इज इक्वल टू 0, तो बॉडी ऐसे 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 आएगा। और जब एच हाइट लूज करके आएगा तो हम जानते हैं कि इसके पास वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2gh। हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशंस था। कंडीशंस ये था कि म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए और बॉडी को एच एच वर्टिकल हाइट से रिलीज करना चाहिए। दूसरा बात जो ये है कि ये जो रिजल्ट आता है अंडर रूट ऑफ 2gh वाला, ये पाथ फॉलोड से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। पाथ फॉलोड से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कहने का मतलब ये है, अगर कल को ऐसा रास्ता हो जाए, ऐसा, और हमने बॉल को यहाँ से गिरा दिया, तो बॉल ऐसे ही यू 0 है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। बॉल जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि बॉल अभी भी वर्टिकल हाइट एच लूज करके आया है, तो वेलोसिटी वही गेन करेगा अंडर रूट ऑफ। कहने का मतलब है कि जो अंडर रूट ऑफ 2gh वाला रिजल्ट है, ये पाथ फॉलोड से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई भी पाथ फॉलो करे उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये होनी चाहिए कि वो कितना वर्टिकल हाइट लूज किया है, ये आपको देखना है। तो एच वर्टिकल हाइट अगर लूज करेगा तो वो वेलोसिटी गेन करेगा अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हर जगह वैलिड है, मतलब कहीं पे भी ले लो। जैसे मान लो, अब जैसे इस बॉडी को हमने यहाँ रिलीज कर दिया, एच हाइट लूज करके जब बॉडी आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा वही 2g। मतलब पाथ फॉलोड से ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बस मेन ध्यान रखना है आपको कि बॉडी ने एच वर्टिकल हाइट लूज किया हुआ होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमने एक बॉल को यहाँ पे अटैच कर दिया, एल लेंथ का है, रस्सी मासले से बॉल है ये। तो जब ये बॉल यहाँ पे आएगा तो बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो तो, बॉडी जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे आया है तो इस प्रोसेस में बॉडी ने कितना वर्टिकल हाइट लूज किया है, देखो तो। तो वर्टिकल हाइट अगर लूज किया है एल, तो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे होगी इधर, और वो भी होगी अंडर रूट ऑफ 2l। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि अनुष्का जी बताइए, यहाँ पे जब बॉडी होगी तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो तो, यहाँ जब बॉडी आया है तो बॉडी ने कितना हाइट लूज किया है, देखो तो। ये एंगल थीटा है।
एक बार कितना हाइट लूज किया अगर आपने निकाल लिया तो वेलोसिटी एक बार में आ जाएगा। तो पहले हाइट कितना लूज किया वो निकाल लो। नहीं प्रभु जी, वो एंगल थीटा है। थीटा थीटा कितना है किसी को नहीं मालूम। ने 60 ले लिया है, मुझे लग रहा है 60 है नहीं वो। हाँ सही कह रही है, अनुष्का सही कह रही है कि एल कॉस थीटा हाइट लूज किया है, देख लो। अरे यही वाला तो हाइट लूज किया है। अब ये क्या मतलब हो गया ये वाला। ये एल है, ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो गया। और वर्टिकल हाइट लूज किया है एल कॉस थीटा, तो वेलोसिटी गेन किया होगा अंडर रूट ऑफ 2 एल कॉस थीटा। देखो वैसे तो ये वर्क फॉर एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन अगर हमने इसको काइनेमेटिक्स में ही हम आदत डाल देते हैं। ये सब अगर लिखना सीख जाओ थोड़ा समय बच जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये एक हेमीस्फेयर है, फिक्स्ड है। एक बॉल यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया है। जब ये बॉल यहाँ आएगा, मान लो ये थीटा एंगल घूम गया होगा। आपसे कई बार पूछेगा बताना जी यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड करो वेलोसिटी कितनी होगी। नहीं जीएल नहीं, अंडर रूट ऑफ 2 GL कॉस थीटा। बताओ जरा उस केस में क्या होगा। जब बॉडी टॉप से किसी थीटा एंगल पे आया होगा, तो आप मुझे बताइए बॉडी ने इस प्रोसेस में कितना हाइट लूज किया है। नहीं अनुष्का देख गड़बड़ की है। ना प्रभु जी गड़बड़ है देख। हाइट कितना लूज किया है तुमने वो देखा नहीं है। नहीं प्रभु जी ध्यान से दे, गड़बड़ कर रहा है बार बार। नहीं नहीं नहीं, अरे हाइट कितना गड़बड़ कर रहा है, कई बार किए हम लोग। देख दिख रहा है। अपने को निकालना है ये वाला हाइट। ये वाला है आर, ये थीटा, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। और ये पूरा है आर, तो ये हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, खेल खत्म। तो वेलोसिटी गेन किया होगा बॉडी ने अंडर रूट ऑफ 2 GH, मतलब आर इंटू 1 - cos थीटा। हाँ भटक रहे हो। कुछ नहीं करना है, हाइट कितना लूज किया ये देखो, अंडर रूट ऑफ 2GH के फॉर्मूले में डाल दो आंसर।
अब तुम बोलोगे ये सब क्यों करा रहे हो आप? इसलिए करा रहे हो, देखो ध्यान से। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे हम एक बॉल ले लें ऐसा, एक ऐसा बॉल ले लिया और इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ऐसे ऐसे बॉल को घुमाने की तैयारी है। तो आपने देखा होगा कि बॉल शुरू में तो ठीक घूमता है, मालूम चला बॉल घूमते घूमते यहाँ तक आया और फिर गिर गया। होता है ना ऐसा? अगर आपको बॉल के एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता तो आप ऐसा एग्जाम्पल समझो। जैसे एक बकेट ले लिया और उसके अंदर पानी भर दिया। हम चाहते हैं कि आप इस बकेट को सर्कल में घुमाएं और बकेट से पानी बाहर ना आए। इवन जब बकेट ऐसा होगा, यहाँ आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो भी हम चाहते हैं कि पानी बाहर ना आए। ठीक है। अब लगता तो है कि बड़ा असंभव सा है ये, लेकिन आपको समझ में आता है कि हाँ, एक बहुत कम वेलोसिटी देंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ दूर जाए और फिर गिर जाए। लेकिन एक मिनिमम वेलोसिटी अगर हम देंगे तो बॉडी जाएगा और कंप्लीट सर्कल में घूम जाएगा। वैसे तो वर्क पावर एनर्जी का हिस्सा है कि वो वेलोसिटी कितनी यहाँ पे होनी चाहिए या फिर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो वो अभी हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। अभी हम ये डिस्कशन करेंगे कि अगर बॉडी को कंप्लीट सर्कल में जाना है, मतलब सर्कल में जाने के दौरान रस्सी स्लैक ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? जैसे देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये बॉडी है यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, इसके बाद कभी ये यहाँ पे आएगा, फिर कभी ये बॉडी यहाँ पे आएगा, फिर ये कभी बॉडी यहाँ पे आएगा और फिर वापस इधर या इधर भी कहीं रह सकता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां आपको ऐसा फील आ रहा है कि अगर यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं हुआ ना, तो रस्सी कहीं पे भी स्लैक नहीं होगा? ऐसा कोई पॉइंट दिखता है क्या? मतलब कंप्लीट सर्कल में जाने के लिए, यानी रस्सी को स्लैक होने के लिए सबसे डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? हाँ, टॉप मोस्ट, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो टेंशन भी लग रहा है नीचे, टेंशन भी उसका पैर पकड़ के खींच रहा है और उसका वेट भी उसको खींच रहा है। यानी दोनों ही कह रहे हैं कि तू सर्कल छोड़ और नीचे आ। यानी अगर हमारे लिए हम सोचे कि अगर हमें कोई टारगेट दे दिया जाए कि नहीं, चंद्रयान की तरह जो है, आपको टारगेट दे दिया जाए कि भाई इसको कंप्लीट सर्कल में घुमाना है, तो आप सोचोगे यार कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैक ना हो, तो सबसे डाउटफुल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट, यार वहीं पे रस्सी स्लैग नहीं हुआ तो कहीं पे भी रस्सी स्लैग नहीं होगा। यानी सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ही है। तो अपने को ये इंश्योर करना होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैग ना करे। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैग नहीं करेगा तो कहीं पे भी रस्सी स्लैग नहीं करेगा, ये बात तो कंफर्म है।
बताओ। तो चलो हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी रस्सी स्लैक ही नहीं होगी। आ जाओ करते हैं कुछ के लिए कंडीशन है, आओ देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान लगाना। जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्या क्या होने वाला है देखो। टेंशन आएगा इधर, वेट आएगा इधर, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो मैंने उस वेलोसिटी का नाम रख दिया है वी टॉप। एक बार बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी देख ही लो। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है इधर, mg है इधर। ये कह रहा है तुम सेंटर की तरफ चलो, लेकिन mg कह रहा है नहीं। यहाँ तो दोनों के दोनों ही कह रहे चलो सेंटर की तरफ। मतलब रस्सी के स्लैक होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वहीं पे है। तो हमको हर हाल में एक ऐसा कंडीशन बाउंड करना होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैक ना करे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि बॉडी सर्किल में घूम रही है। तो बॉडी अगर सर्किल में घूम रही है तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे लिखेंगे इक्वेशन टी प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम इन भी टॉप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर का मतलब एल। तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन निकल आया। ये हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन निकल आया। आप चाहते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैग ना हो, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखो, जो वी टॉप आप निकालोगे तो वी टॉप आ जाएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बॉडी को कंप्लीट सर्कल में भेजना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास जो कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ एल जी। यानी आप अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि जब ये बॉडी घूम के ऊपर आए तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इसके बराबर या इससे ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे रस्सी कभी भी स्लैक नहीं करेगा। और रस्सी यहाँ नहीं स्लैक किया तो कहीं नहीं स्लैक करेगा, और कहीं नहीं स्लैक करेगा इसका मतलब बॉडी हमारा कंप्लीट सर्कल में चला जाएगा, जो हम चाहते भी थे। बोलो मेरी बात क्लियर है क्या? अब सुनो। अब चलो एक दो छोटी छोटी बातें और डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। अभी जो केस हमने किया है वो रस्सी का केस था, अब हम रॉड का केस ले रहे हैं। जैसे देखो ये, इस बार ये लाइट रॉड है, मासलेस रॉड है, का मास m है। कहता है बताओ, जैसे अभी हम रस्सी में निकाल रहे थे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर कंप्लीट सर्कल में जाना है तो रस्सी के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए थी अंडर रूट ऑफ जी एल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मासलेस रॉड का केस है तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सोच के बताना।
अगर मासलेस रॉड है, हम चाहते हैं कि इस बार भी बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, सोच के बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से सोच लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा एक लाइन का है, कुछ नहीं है। सोच पाए तो तुरंत आंसर। प्रभु जी कह रहे हैं कि रूट जीएल दे दो हाईएस्ट पॉइंट पे, तब वो स्लैग नहीं करेगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान से सोचा नहीं कि पिछला जो केस हमने लिया था वो रस्सी था, ये रॉड है। रस्सी और रॉड में एक मेजर डिफरेंस है। रस्सी स्लैग हो सकता है, लेकिन रॉड स्लैग तो हो ही नहीं सकता है। तो पिछले बार जो हमारा रस्सी के स्लैग होने का प्रॉब्लम था, रॉड ने उस प्रॉब्लम का हमारा समाधान कर दिया है। बोलो। रस्सी के साथ एक दिक्कत था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो स्लैक होना चाहता था, क्योंकि टेंशन भी नीचे, एमजी भी नीचे। लेकिन रॉड में अच्छी बात है कि रॉड भैया स्लैक तो होगा नहीं। तो रॉड स्लैक नहीं होगा तो रॉड के टेंशन के जीरो होने वाला कोई चक्कर तो बचा ही नहीं, तो उसको तो हटा ही दो। तो अब ऐसा क्या, आपको मान लो मिशन का डायरेक्टर बनाया गया कि भाई सामू जी आपको इस बॉडी को कंप्लीट सर्कल में घुमाना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप क्या करोगे कि बॉडी कंप्लीट सर्कल में घूम जाए इस केस में। नहीं, किसी भी केस पे क्यों, मान ले मैंने वेलोसिटी बहुत कम दिया, मान ले मैंने वेलोसिटी बहुत कम दिया, तो मालूम चला ये बॉल गया, यहां तक गया, जीरो हो गया, फिर वापस आ गया, वहां तक तो गया ही नहीं। तो कोई भी वेलोसिटी कैसे दे दे। बताओ। मान लो आप मिशन चंद्रयान टाइप ये इस मिशन के डायरेक्टर हो, तो आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, तो कैसे डील करोगे आप बताओ जरा। और मैंने वेलोसिटी दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड, मालूम चला आगे ही ना बढ़ा, वो थोड़ा सा गया फिर वापस आ गया। देखो, रॉड के स्लैक होने का पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे नन्हे मुन्नो। अगर ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल अगर यहाँ तक आ जाए और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो से जस्ट बड़ी हो जाए, तो क्या होगा। बॉडी बड़े आराम से कंप्लीट सर्कल में घूम जाएगा, यहाँ से आएगा हो घूमता हुआ, फिर कोई यहाँ आया, यहाँ जीरो, यहाँ फिर बढ़ते 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 यहाँ वेलोसिटी काफी ज्यादा, फिर घटते 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 जीरो। अरे बात समझे क्या। कि टेंशन के जीरो होने का कोई पॉसिबिलिटी था नहीं, और अपना टारगेट था कि इसको हर हाल में कंप्लीट सर्कल में भेजना है। तो अगर यह हाईएस्ट पॉइंट पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो से जस्ट बड़ी हो जाए, तो वो हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, और ये खेल चलता रहेगा। समझ में आया कि रॉड और रस्सी में क्या डिफरेंस है। तो बोलो।
देखो, आपको एक दो केस और समझाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वो बकेट वाला एग्जाम्पल था, बकेट ले लिया, फिर पानी भर दिया। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो ये बकेट ऐसा दिखेगा। आप चाहते हो कि पानी बकेट से नीचे ना आए, ना गिरे। बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सोच के बताना, अंडर रूट ऑफ यल वाली या जीरो से जस्ट बड़ी। सोच के बताना, अगर समझ में आए तो ही बोलना, वरना मत बोलना। हम चाहते हैं कि बकेट में पानी भरा है तो रस्सी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट अभी पानी के साथ है। तो बकेट से पानी बाहर ना निकले, इसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ जीएल से बड़ी या फिर जीरो से बड़ी? ऑब्वियसली आंसर होगा वन। क्यों? ध्यान से सुनो क्यों। जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये बकेट होगा तो पानी का एफबीडी बनाओ अगर, तो पानी ऐसे दिखता है। तो पानी पे बकेट का सरफेस लगाएगा नॉर्मल इधर, इसका वेट लगेगा नीचे, और आप लिखोगे कि एन प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू भी टॉप का स्क्वायर बाई एल। यानी एन की वैल्यू हो गई एम इंटू वी टॉप का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। इस बार आप क्या चाहते हो कि एन कांटेक्ट पानी और बकेट का कांटेक्ट बना रहे या छूट जाए? हाईएस्ट पॉइंट पे आप क्या चाहते हो, पानी और बकेट का कांटेक्ट बना रहे या छूट जाए? तो अगर कांटेक्ट को बना रहना है यानी एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप देखो फिर वही कंडीशन आ गया, एम इंटू भी टॉप का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी टू बी ऐसा, यानी भी टॉप ऐसा। मतलब जहां पे कांटेक्ट छूट के सर्कल से डेविएट होने के चांसेस हो, वो बनेगा रस्सी वाला केस। और जहां पे सर्कल से भटकने के चांसेस हो ही ना, वो बन जाएगा रॉड वाला केस। जैसे एक दो छोटे छोटे और एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे ये है, ये वर्टिकल सर्कल है। हम चाहते हैं कि एक बॉडी है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल में घूमता रहे। हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल में घूमता रहे। मुझे एक बात बताओ, जब ये टॉप पे आएगा तो टॉप पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए? सोच के बताएंगे। ये ब्लॉक जो है इस तरह के एक ट्रैक में घूम रहा है ऐसे ऐसे। हम चाहते हैं कि हमेशा ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में ही घूमता रहे। तो अगर कंप्लीट सर्कल में इसको घूमता रहना है तो बॉडी के पास टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? ये रॉड वाला केस बनेगा या रस्सी वाला, बताना जरा मुझे।
एक मिनट। एक मिनट। देखो, इसके ऊपर दो छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेते हैं। ये दोनों वर्टिकल सर्कल हैं, ठीक है ना। इसका आंसर अभी देखते हैं, रुक जाओ। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बॉल ऐसे छोड़ दिया है। यहाँ पे एक बॉल है, और ऐसा है कि ट्यूब का डायमीटर और बॉल का डायमीटर सेम है, लेकिन यहाँ पे बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा है। यहाँ लिख लो, ट्यूब का डायमीटर बॉल का डायमीटर सेम। यहाँ बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा। मतलब आप ऐसे समझो कि ट्यूब का डायमीटर अगर डी है तो बॉल का डायमीटर 0.9999999999 डी है, जस्ट छोटा। हम चाहते हैं कि ये बॉडी भी कंप्लीट सर्कल में जाए और ये बॉडी भी कंप्लीट सर्कल में जाए। वैसे तो ये वर्क पर एनर्जी का अगले चैप्टर में दोबारा ये लोग आएगा। यहाँ जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये सब आपको वर्क फॉर एनर्जी में भी बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। अब ये बॉडी कभी यहाँ आएगा, और ये बॉडी कभी यहाँ भी आएगा। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कम से कम, कि बॉडी कंप्लीट सर्कल में चला जाए। दोनों केस में आपको बताना है भी टॉप की मिनिमम वैल्यू, ताकि बॉडीज जो है वो कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। फिर से हम बोल रहे हैं, बॉल का डायमीटर ट्यूब का डायमीटर इक्वल, यहाँ पे बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा। चलो, तीन क्वेश्चन हो गए। पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ। एक मिनट, तुम लोग बताए हो शायद ना क्या। प्रभु जी कह रहे हैं रूट जीएल रस्सी है तो रस्सी वाला केस ही बनेगा। अरे कहाँ से रस्सी तुझे दिख रहा है? ये रस्सी तो है ही नहीं। नहीं नहीं, अभी उसकी बात छोड़ो, पहले इसकी बात करो। यहाँ तो रस्सी है ही नहीं बेटा। यहाँ ना रस्सी है ना रॉड है। तो आपको फील लाना है कि रस्सी वाला केस बनेगा या रॉड वाला। मैंने क्या बोला था आपको? जहां पे बॉडी अपना पाथ छोड़ सके। नहीं बेटा, R/M का रूट नहीं। अनुष्का सुन ध्यान से, तू तुम बताना चाह रहे हो तो समझ नहीं पाई।
हम कह रहे हैं जैसे रॉड का केस था, रॉड में भैया कुछ भी कर लो वो सर्किल को नहीं छोड़ेगा। रस्सी में हो सकता है कि स्लैक हो जाए और सर्किल को छोड़ दे। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला में कांटेक्ट छूटने के चांसेस है या नहीं है, सबसे पहले वाले में। है ना। अरे उस समय जो काम टेंशन कर रहा था वही काम यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है, देखो ना। वहां नॉर्मल जीरो हो सकता है, यहाँ सॉरी वहां टेंशन जीरो हो सकता है, यहाँ नॉर्मल जीरो हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, हम बताना ये चाहते हैं कि जहां पे कांटेक्ट छूटने के चांसेस हैं वो रस्सी वाला केस होगा, जहां कांटेक्ट छूटने के चांसेस नहीं है वो रॉड वाला केस होगा। सिंपल सी बात है। अब हर बार आपको रॉड दिखेगा जरूरी थोड़ी है, रस्सी दिखेगा जरूरी थोड़ी है। आपको फील लाना होगा। अरे बात समझे क्या। अरे बताओ कि आपको समझना ही पड़ेगा कि कौन सा रस्सी वाला केस है। रस्सी वाला केस का मतलब वो है कि जो स्लैक हो सकता है, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है, वो बनेगा सर्किल रस्सी वाला केस। जो अपने सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ सकता है वो बनेगा रॉड वाला केस। तो पहले केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बताओ। अरे तो फर्स्ट वाले केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अरे अभी समझा है ना। पहला वाला केस में जो बॉडी कांटेक्ट छोड़ सकता है, यानी ये रस्सी वाला केस हुआ। और रस्सी वाले केस में कंप्लीट सर्किल में जाने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है कम से कम अंडर रूट ऑफ GL। तो जो काम वहां जी कर रहा था वही काम यहाँ जी करेगा, जो काम वहां L कर रहा था वही काम यहाँ पे R कर रहा है। तो इस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमको रिक्वायर्ड होगी वो अंडर रूट ऑफ GR होगी। अरे बोलो। तो सन्नाटे में गए तो ये इस बात को समझना होगा। हर जगह रस्सी रॉड आपको नजर नहीं आएगा, ये आपको फील लाना होगा। बाकी जो दो केस दिए उसका आंसर बताओ। पहले केस में बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर के इक्वल है, कहीं कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है। दूसरे केस में बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा है। दोनों केस में बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि बॉडी कंप्लीट सर्किल में मूव कर जाए। सोच के बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
बताओ जरा। बताओ पहले केस का आंसर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। बताओ फटाफट क्या होगा। फर्स्ट केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अरे पता चला क्या। पहला जो केस है मुझे बताओ, अभी समझाएं तुम लोग को रे, कि पहला वाला केस जो बनेगा ये रॉड, भाई दो ही तो बनना है, या तो रॉड बनेगा या तो रस्सी बनेगा। बताओ पहला रॉड है या रस्सी है। दिख रहा है साहब साहब। जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ फटाफट। अरे मैंने क्या बोला, अभी तक मेरी बात समझ नहीं पाए। अरे बॉडी अगर लगातार सर्किल में घूम रहा है, कहीं कांटेक्ट नहीं छूट रहा है, छूटने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो वो रॉड बनेगा। बॉडी सर्किल में घूम रहा है लेकिन उसके सर्किल के, जिस सर्किल में घूम रहा है
उसको छोड़ने की पॉसिबिलिटी है तो वो रस्सी बनेगा। तो पहला यार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि दोनों का डायमीटर बराबर है, तो कांटेक्ट छोड़ने का तो कोई पहले में पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो तो रॉड का केस बना। दूसरे केस में कह रहा है, वो दिमाग लगाओ, यहाँ कह रहा है कि दोनों, यहाँ तो कांटेक्ट छूटने का चांस ही नहीं है, ये रॉड का केस बना। अब ये कह रहा है कि बॉल का डायमीटर जो है ट्यूब के डायमीटर से छोटा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि बॉल ऐसे से ऐसा हो जाए, मतलब यहां से कांटेक्ट छूटा, और कांटेक्ट अगर छूटा तो ये रस्सी वाला केस बना। तो रस्सी वाला केस बना तो रस्सी वाला आंसर भी होगा, यानी ये वाला आंसर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एल जी, और ये वाला आंसर होना चाहिए ऐसा। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, 10 बार इनडायरेक्ट वे में समझा रहे हैं कि बेटा अगर कांटेक्ट टूटने का चांस है तो वो रस्सी वाला केस है, कांटेक्ट छूटने वाला चांस नहीं है तो वो रॉड वाला केस है, और क्या बात है, एक ही तो बात है। अरे आप समझे या नहीं समझे? अरे बोलो, समझ में आया अब? नहीं समझे, आओ फिर समझाता हूँ। अरे जब कह रहा है कि जब ये दोनों का डायमीटर बराबर है तो यहां से कांटेक्ट कैसे छूटेगा, यहां से कांटेक्ट कैसे छूटेगा? अरे कांटेक्ट तो तब छूटेगा जब बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से छोटा हो, जो कि यहाँ वाला केस है। यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि इससे कांटेक्ट छोड़ के इसके कांटेक्ट में आ जाए, यहाँ तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये रॉड वाला केस बना, वो रस्सी वाला केस बना। रस्सी वाला केस बना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, जहां जहां एल आ रहा है वहां डाल दो। ये रॉड वाला केस है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या दिक्कत है बताओ? भाई इसको समझना पड़ेगा कि कब ये रॉड वाला केस बनता है, कब ये रस्सी वाला। आओ देखो, और भी कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करा रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो। जैसे मान लो ये एम मास का बॉडी है, छोड़ दिए, छोड़ेंगे तो गिरना स्टार्ट करेगा और गिरना स्टार्ट करेगा, और हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल मूव करने के बाद जो ब्लॉक है वो स्फेयर का कांटेक्ट छोड़ देता है। फील किया हो कभी? कांटेक्ट छोड़ के ऐसे गिर जाता है। अरे कभी फील करा है क्या? एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक ब्लॉक को अगर रख दे तो कुछ एंगल मूव करने के बाद ब्लॉक और स्फेयर का कांटेक्ट छूट जाता है, कभी फील किया है? अरे बता ना, फील करा है कि नहीं करा है? नहीं, अब नहीं किया तो आओ थ्योरेटिकली फील करा देते हैं। आपसे पूछा है, बताओ किस एंगल पे आके ब्लॉक स्फेयर के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा? ये लिख लो, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल the block will lose contact with sphere at what angle the block will lose contact with the sphere बताना है आपको कि किस एंगल पे आके जो ब्लॉक है वो स्फेयर के साथ कांटेक्ट लूज कर देगा। ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है और सर्कुलर मोशन में भी चलेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जरा ध्यान से समझना क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत होते हैं।
कैसे देखो, मैंने ये मान लिया है कि इस थीटा पे आके ये बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगा, मान लिए। तो पहले तो एक बात समझ में आ रहा है कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आया है तो बॉडी ने इतना हाइट लूज करा है। और ये हाइट आपको दिख रहा होगा, ये वाला है आर कॉस थीटा और ये पूरा है आर, तो हाइट लूज करा है आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये यहाँ पे वेलोसिटी गेन किया होगा अंडर रूट ऑफ आर इन 1 - cos थीटा। तो पहले तो इतनी वेलोसिटी ब्लॉक के पास रही होगी, हमको समझ में आ गया। mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल लग रहा होगा इधर। जाहिर सी बात है ये एंगल अगर थीटा है तो mg का इधर वाला कंपोनेंट आएगा m cos थीटा। और यही mg cos थीटा माइनस n यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यानी mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²/r। v का स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा 2r इंटू 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई आर। काट दो। अब एक बात समझो, आप अगर कह रहे हो कि यहाँ पे ब्लॉक ने स्फेयर के साथ कांटेक्ट लूज कर दिया है, तो कांटेक्ट अगर लूज कर दिया है तो एन की वैल्यू 0 हो गई। और जैसे आप एन की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो मेरे नन्हे मुन्नो एम जी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 mg इन 1 - cos थीटा। देख सकते हो एम जी कट जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 के बाद ये बॉडी जो है स्फेयर के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात और समझो, कभी कभी आएगा बताओ कि जब ये कांटेक्ट लूज करेगा उस समय बॉडी ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एच की वैल्यू होनी है आर कॉस थीटा। और कॉस थीटा भी आप निकाले हो 2/3, मतलब जब ये बॉडी ग्राउंड से 2r/3 हाइट पे होगा तब दोनों का कांटेक्ट छूट जाएगा। और एक बार कांटेक्ट छूट गया, जैसे कांटेक्ट छूटने के बाद इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा। बोलो। एक बार कांटेक्ट छूट गया तो उस समय ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी है, और कांटेक्ट नहीं है तो जैसे ही कांटेक्ट नहीं है तो ग्रेविटी एक्ट करना स्टार्ट करेगा। और ये वाला हाइट हमने 2r/3 अभी निकाल लिया है। तो ऐसा समझो कि ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास एक बॉडी है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, हाइट 2r/3 है, कोई कांटेक्ट नहीं है तो ग्रेविटी लगेगा, तो इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे कुछ गिरेगा, ऐसे इधर कहीं आके गिर जाएगा, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगा, और उस समय उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो 2r/3 रही होगी। क्लियर है सबको? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। तो सन्नाटो, जल्दी जल्दी बोलो। तो सन्नाटे में चले जाते हैं। समझा नहीं समझा, बोल नहीं समझे तो बोलना, फिर से समझाता हूँ। हाँ जी। अरे समझ गए क्या अनुष्का जी? तेजस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस।
आओ एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो बताते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्या किया, एक इस तरह का ट्यूब ले लिया, ऐसा ट्यूब ले लिया, इस बॉल के अंदर, ट्यूब के अंदर सॉरी, एक बॉल को छोड़ा गया और बॉल को ऐसा छोड़ा गया कि बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा। अरे सब मतलब समझा करो ये सब का। बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा। जस्ट छोटा का मतलब समझ लो, ट्यूब का डायमीटर है डी और बॉल का डायमीटर है 0.9999999999999 डी, ऐसा एकदम मामूली सा एयर गैप रहा होगा, एयर गैप। इनर वॉल का नाम 1 रख दिए हैं ट्यूब का, आउटर वॉल का नाम 2 रख दिए हैं। ऑप्शन कहता है बॉल को यहाँ से छोड़ दिया गया, बॉल always remains in contact with surface 1, ball always remains in contact with surface 2, सी में ball remains in contact first with 1 and then 2, और डी में उल्टा, बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट फर्स्ट विथ 2 एंड देन विथ 1। करेक्ट ऑप्शन पहचानिए, जेई में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छे से सोच के बताओ, जल्दी जल्दी। आज तो इसको खत्म नहीं करा पाए, थोड़ा वर्क फॉर एनर्जी का चीज ले लिए, कल अगले बार इसको पक्का खत्म करा देंगे अगले दिन। तो ये सब वर्क फॉर एनर्जी का चीज हम डिस्कस करना शुरू कर दिए गलती से। हाँ जी बताओ फटाफट, सोच के बताओ एकदम। बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा है, बॉल को इस पोजीशन से छोड़ दिया गया, बॉल हमेशा इनर वॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, बॉल हमेशा आउटर वॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, पहले इनर फिर आउटर, पहले आउटर फिर इनर। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
हाँ जी, बताओ क्या आएगा। अरे जल्दी बताओ, एकदम नो ब्रेनर है। प्रभु जी क्या है, बोल। अब भी क्वेश्चन कराएं इसके ऊपर। ट्राई कर, ट्राई कर, फटाफट ट्राई कर। हाँ, मैं म्यूट था गलती से। वही समझाया ना कि अगर पहले बॉल इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 के बाद यहाँ से कांटेक्ट छूटेगा और ये ऐसे गिर जाता था।
लेकिन अब इन्होंने इसके ऊपर एक सेल लगा दिया है, जाहिर सी बात है कंटैक्ट यहाँ से छूटेगा और कंटैक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो पहले इनर वॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, फिर आउटर वॉल के साथ कांटेक्ट में हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखे, बहुत ही बढ़िया। इसको और अच्छे से फील करना चाहो ना तो ऐसे फील कर सकते हो। एक पतला सा तार ले लिया और एक मोती इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो बीड है ना, बीड एक्चुअल में ऐसा दिखता है, तो बड़ा करके बनाएंगे तो ऐसा दिखता है। बीड ऐसा दिखता है, और तार जो है एकदम पतला है। मतलब यहाँ पे भी कंटैक्ट ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ जब रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि बीड का कंटैक्ट जो बना रहेगा वो ऐसा नजर आएगा। बीड और तार का जो कंटैक्ट बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो मजबूरी है। मतलब बीड का जो गैप है, तार उसके अपर पोर्शन में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 आएगा तो कंटैक्ट छूटेगा, कंटैक्ट छूटेगा, तो इसके बीड की टेंडेंसी इसको छोड़ के बाहर जाने की होगी। बाहर नहीं जा पा रहा होगा तो जो कंटैक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, देखो। देखो तो, अरे ये बात फील कर पा रहे हो क्या? हाँ हाँ, मतलब सी, जो बीड का मोती का जो बीच में गैप है उसमें से एक तार अगर हम पास करा दें तो बीड और मोती का सिचुएशन जो बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, देखो। बीड के अंदर जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तार एकदम पतला सा होता है। तो पहले कांटेक्ट ऊपर वाले से बना रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 के बाद जब कांटेक्ट छूटेगा तो फिर कांटेक्ट नीचे वाले के साथ हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या ये बात? इसे बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। अरे कांटेक्ट जो मैंने बना रखा है देखो, फील आ रहा है? तो ध्यान से ना समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बीट बोल दिए, वो बीट छोटा सा गैप है, भैया बड़ा वो छोटा सा गैप ही बड़ा पेचीदा मामला है। पहले कंटेंट ऐसे दिखता है, बाद में कंटेंट ऐसे दिखता है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगी, मतलब ट्रांजिशन हो रहा होगा। पहले यहाँ कांटेक्ट था, बाद में यहाँ कांटेक्ट होना है नीचे वाले के साथ। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 में देखोगे ट्रांजिशन हो रहा होगा, हवा में उड़ रहा होगा वो। यानी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बीड का और तार का ना अपर सरफेस कांटेक्ट में होगा ना लोअर सरफेस कांटेक्ट में होगा। ट्रांजिशन के दौरान ऐसा हो रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है? बोल। चलो देखो, ये सब ऐसे ना वर्क फॉर एनर्जी में भी आपको दिखेगा, तो थोड़ा सा हम यहीं पे आपको जान के समझा दिए हैं। अब आओ थोड़ा सर्कुलर मोशन का आइडिया लेते हैं, आ जाओ। जैसे एक बॉल को यहाँ से m मास का बॉल है, l लेंथ का बॉल है, बॉल को छोड़ दिया तो बॉल यहाँ से यहाँ आया। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग when the string becomes vertical for the first time.
Calculate tension in the string when string becomes vertical for the first time. पता करो चलो। पहली बार जब रस्सी वर्टिकल होगी तो मैं रस्सी का टेंशन कितना होगा? समझ में आ रहा है कि जब ये बॉल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी रही होगी √2gl। बॉडी हमारा सर्कल में जा रहा है तो टेंशन इधर, mg इधर, और हर बार की तरह हम इस बार भी लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर अपना यहाँ पे है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो गया T माइनस mg must be equal to net force toward the center is equal to mass into acceleration toward the center। कोई भी बॉडी अगर सर्कल में जा रही है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू हो गई इतनी बाई ये, यानी टी की वैल्यू आ गई 3 mg। यानी इस इंस्टेंट पे जो रस्सी का टेंशन आएगा वो 3 mg के बराबर हो गया। और यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहां तो रस्सी का टेंशन था 0, क्योंकि यहाँ पे एक तो mg लग रहा है इधर, कोई वेलोसिटी है नहीं, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज mv²/L, लेकिन v अपना 0 है तो टेंशन हो गया 0। यानी बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है उसका टेंशन बढ़ रहा है। आप देख लो यहाँ पे टेंशन 0 था, यहाँ टेंशन 3 mg आ रहा है। अब क्या क्या क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि देखो जी, रस्सी जो है वो मैक्सिमम टेंशन जो टॉलरेट कर सकता है वो कर सकता है 2 mg। मतलब रस्सी पे अगर 2 mg से ज्यादा का टेंशन आया तो रस्सी टूट जाएगा। तो पता करो किस पर्टिकुलर एंगल थीटा पे रस्सी ब्रेक कर जाएगा। मुझे लिख लो, if the string can tolerate maximum tension of 2 mg, हाँ प्रभु जी सही किया तूने। अनुष्का आवाज नहीं आ रही है क्या? देख, हाँ एक बार फिर से रिजॉइन कर ले बेटा। हाँ क्वेश्चन लिख लो, if the string can tolerate maximum tension 2 mg, if the string can tolerate maximum tension of 2 mg, then find the value of theta at which the string breaks। जहां पे स्ट्रिंग ब्रेक करेगा वहां का थीटा जरा बता दो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब नीचे आता है तो टेंशन बढ़ के 3 mg हो जा रहा है, तो 2 mg में रस्सी टूट जाना है। तो 2 mg टेंशन कहाँ पे होगा ये पता कर लो, वहीं पे रस्सी टूट जाएगा। चलो ट्राई करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये।
बेटा अगर आवाज में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार एग्जिट हो जाए और फिर से एक बार लॉगिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इधर। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे तो टेंशन 3 mg हो जाएगा। क्या मतलब रस्सी का टेंशन पहले कभी 2 mg हो गया होगा तो रस्सी तो वहीं टूट जाएगा ना। तो अपने को वही निकालना है कि किस पर्टिकुलर थीटा पे ऐसा होने वाला है। नहीं, 90 डिग्री लेगा तो 90 डिग्री लेगा तो टेंशन की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो वहां पे नहीं टूटेगा। बताओ। देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी थीटा पे जाके ये रस्सी ब्रेक कर जाएगा, तो यही मान लो ब्रेक कर जाएगा।
तो अगर आप यहाँ मान रहे हो कि ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, चूंकि ये यहाँ से यहाँ जब आया है तो इसने इतना हाइट लूज करा है, जो कि साफ दिख रहा है कि एल कॉस थीटा के इक्वल है। तो वेलोसिटी गेन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2g एल कॉस थीटा। तो वेलोसिटी इतनी आ गई, तो टेंशन निकालना पड़ेगा हमको यहाँ का। तो टेंशन निकालने के लिए आओ एफबीडी बना लो। टेंशन इधर, एमजी इधर, की बॉडी सर्कल में जा रहा है, तो ये आ जाएगा एमजी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एमजी साइन थीटा। हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यानी टी माइनस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। जहां जहां वी आ रहा है वहां डाल दो अंडर रूट ऑफ 2gl कॉस थीटा। एल से एल काट दो, यानी टी की वैल्यू हो गई 3 mg l कॉस थीटा। ये आपको किसी भी थीटा पे टेंशन बताएगा, एल नहीं आएगा, सॉरी। तो आप कह रहे हो कि रस्सी तो तब ब्रेक करेगा जब रस्सी का टेंशन 2 mg हो जाएगा। तो जहां जहां टी आ रहा है वहां 2 mg डाल दो, यानी 2 mg इज इक्वल टू 3 mg कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई फिर से 3, यानी थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ, यानी इस पर्टिकुलर थीटा पे आने के बाद रस्सी टूट जाएगा। अरे बात समझे क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आओ चलो और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। एक इस तरह का ट्रैक है, एक बॉडी को हम यहां से गिरा दिए विथ u इज इक्वल टू 0। ये हाइट है h इज इक्वल टू 3r। तो जब ये बॉडी यहां पे आएगा, आप बताओ, ए पे, बी पे, सी पे, चलो पहले तीन जगह काम करके दिखाओ मुझे। फर्स्ट पार्ट में मुझे बताओ n at a, n at b एंड n at c की वैल्यू, और फिर हर पार्ट में मुझे बताओ नेट एक्सलरेशन एट ए, नेट एक्सलरेशन एट बी, नेट एक्सलरेशन एट सी की वैल्यू। चलो ये दो काम करके दिखाओ। सरफेस एकदम स्मूथ है, चलो ट्राई करो।
फटाफट फाइंड करो। क्या क्या बताओ। देखो समझ में आ रहा है कि जब ये बॉडी ए पे आएगा तो समझ में आता है कि बॉडी ने हाइट लूज करा है 3r, तो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा अंडर रूट ऑफ ई इंटू 3r। जब बी पे आएगा तो बी पे आने पे जो हाइट इसने लूज करा है ध्यान से देखो तो वो 2r है। ये पूरा 3r था, ये वाला r है, तो ये 2r हो गया। तो वेलोसिटी गेन किया होगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 2r। और यहाँ अगर आते हो तो समझ में आता है कि यहाँ जो वेलोसिटी गेन किया होगा वो किया होगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू आर। तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया, लेकिन हमको वेलोसिटी नहीं, हमको तो नॉर्मल पूछा है। तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल आएगा अंदर, वेट आएगा इधर। हम लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, यानी एन एट ए माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान से देखो, दिख रहा है कि ये आ जाएगा 6 mg आ जाएगा, यानी एन एट ए की वैल्यू हो गई 7 mg। वैसे बी की बात करो तो देखो दिख रहा है कि नॉर्मल आएगा इधर, वेट आएगा इधर, और उस वेट का इधर वाला कंपोनेंट होगा 0। यानी इस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन एन बी खुद प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी एन बी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और वी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो आंसर आ जाएगा, देख लो, 4 mg। यहाँ की बात करोगे तो नॉर्मल आएगा इधर, mg आएगा इधर, दोनों मिलके इसको सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन देगा। तो हम लिखेंगे n प्लस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब ये 2 mg हो जाएगा। एन सी की वैल्यू आ जाएगी mg। तो पहला पार्ट तो आ गया सारा। अब आता है एक्सलरेशन का क्या होगा। आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल वाला, एक टेंजेंशियल वाला। तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग तो कोई फोर्स है ही नहीं, केवल सेंट्रीपिटल वाला ही होगा, वही इसका नेट एक्सेशन हो जाएगा, जो कि होगा टुवर्ड द सेंटर। कितना होगा, तो v का स्क्वायर बाई आर, तो देखो साफ दिख रहा है कि 6g आ जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ देखना होगा आपको, यहाँ पे सेंट्रीपिटल वाला जो आएगा वो आएगा v स्क्वायर बाई आर, मतलब 4g। लेकिन अभी mg लग रहा है इधर, और इस mg की वजह से इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेशन भी आ जाएगा g का। तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सलरेशन आएगा वो g और 4g दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी आंसर आ जाएगा g√17। हाईएस्ट पॉइंट पे फिर से देखो, टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, जो है यही वाला है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, कितना है तो v स्क्वायर बाई आर, तो यानी 2। तो आप देख सकते हो हमने हर पॉइंट का एक्सलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया है। आज जो बातें बताए हैं काइंडली इसको पढ़ के आना, अगले क्लास में इसको द एंड कर देंगे। वैसे बहुत सारी बातें, जितनी बातें हम आपको बताए हैं आज, 80% बातें मान के रखो वर्क पावर एनर्जी का हिस्सा है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन को अलग अलग कर पाना असंभव है। ठीक है ना? चलो ये नोट्स जनरेट कर देते हैं।